आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इवन इफ़ क्लाउज। इवन इफ़ का जो हिंदी है वो है चाहे या भले ही। इसका प्रयोग, इवन इफ़ का जो प्रयोग है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट या डिस्पाइट द बिलीफ या नो मैटर वेदर के अर्थ में किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बता दूं। इवन इफ़ के बाद में हम सब क्लोज लिखेंगे, यानी कि जो आश्रित उपाक्य है उसको नोट किया जाएगा और उसके बाद में मेन क्लोज लिखा जाएगा, या फिर हम मेन क्लोज को पहले लिख लेते हैं तो उसके बाद में इवन इफ़ लिखना होगा और उसके बाद में सब क्लोज लिखा जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि इवन इफ़ के बाद में आप सब क्लोज ही नोट करेंगे। सब क्लोज का ही जो है यहाँ इसके बाद में सब क्लोज को ही लिखना पड़ता है, और अर्थात सबऑर्डिनेट क्लाउज को, आश्रित उपाक्यों को लिखेंगे इवन इफ़ के बाद में। कंजक्शन जो होता है उसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लाउज को ही लिखा जाता है और उसके बाद में मेन क्लाउज की बारी आती है। चलिए आज का शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, सी विल रिमेन ऑनेस्ट। सी विल रिमेन ऑनेस्ट। अब ये क्या हुआ? ये हो गया मेन क्लाउज। सी विल रिमेन ऑनेस्ट, वह ईमानदार रहेगी। रिमेन का अर्थ है रहना और विल रिमेन का अर्थ है रहेगी, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट का है ये। सी विल रिमेन ऑनेस्ट, वह ईमानदार रहेगी। इवन इफ, भले ही। भले ही। अब इसके बाद में क्या करना है कि आपको फिर से सी लिखना होगा। भले ही सी फेसेज, सी फेसेज हार्ड शिप्स। सी विल रिमेन ऑनेस्ट, वही ईमानदार रहेगी। इवन इफ सी फेसेज हार्डशिप्स, भले ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े। भले ही वह कठिनाइयों का सामना करे, वह ईमानदार रहेगी। She will remain honest even if she faces hardships. भले ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, भले ही वह कठिनाइयों का सामना करे, वह ईमानदार रहेगी। देखते हैं अगला सेंटेंस। तो ये जो है इवन इफ के बाद में सी फेसेस हार्डशिप्स, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है, आश्रित उपाक्य है। ये बाद में लिखा गया है, इवन इफ के बाद में है, ध्यान रखिएगा। पहले वाला तो ये मेन क्लोज होता है और उसके बाद में जो आता है ना वही होता है सब क्लोज। तो ये आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा। तो लिखते हैं आगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि ही, अब जैसे कि ही विल लिखना है तो हम क्या करते हैं, ही लिख करके यहाँ डबल एल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। अब ही विल नहीं बोलना होगा, इसको बोलना होगा हिल। हिल कहना होगा इसको। हील रीच देयर, वह वहाँ पहुँचेगा। वह वहाँ पहुँचेगा, यानी कि विल का मतलब है आगे के, रीच का मतलब पहुँचना, तो पहुँचेगा। ही विल रीच, हील रीच देयर, वह वहाँ पहुँचेगा। इवन इफ इट गोज ऑन रेनिंग। भले ही बारिश होती रहे, भले ही बरसात होती रहे, वह वहाँ जाएगा। हील रीच देयर, वह वहाँ पहुँचेगा। इवन इफ इट गोज ऑन रेनिंग, भले ही चाहे वर्षा होती रहे, चाहे वर्षा होती रहे, भले ही वर्षा होती रहे, चलती रहे। देखिए अब इसके बाद में, अब इवन इफ को हम कहाँ नोट कर रहे हैं, ये आपको खास चीज़ ये देखने की है। अब मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आई, अब देखिए आई के लिए तो वैसे तो सेल लिखा करते हैं, लेकिन यहाँ आई के साथ आजकल जो है विल का रिवाज ज़्यादा है तो विल ही लिखते हैं। आई विल वर्क हार्ड, मैं कठोर परिश्रम करूँगा। आई विल वर्क हार्ड, मैं कठोर परिश्रम करूँगा। इवन
even if I don't become a doctor, भले ही मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊं, इवन इफ आई डोंट बिकम ए डॉक्टर, भले ही चाहे मैं डॉक्टर नहीं बनूं, आई विल वर्क हार्ड, मैं कठोर परिश्रम करूंगा, अर्थात मैं ये काम तो जरूर करूंगा, अर्थात मैं कठोर परिश्रम तो करूंगा ही करूंगा। इवन इफ आई डोंट बिकम ए डॉक्टर, चाहे मैं डॉक्टर नहीं बनूं, चाहे मैं डॉक्टर नहीं बनूं, भले ही मैं डॉक्टर नहीं बनूं, तो भी मैं कठोर परिश्रम तो करूंगा ही, ये मतलब हो इसका। अब अगला जो सेंटेंस जो है आप समझ पा रहे हैं, आज के जो टॉपिक है हमारा इवन इफ का, बहुत ही इजी है टॉपिक आपके लिए, समझने में बहुत आसानी रहेगी आपको। और ये क्लाउज है, अक्सर ये इनका जो यूज़ है एक दो सेंटेंस से इसका काम नहीं चलता है, क्योंकि इसके लिए एक ही टॉपिक पर कई कई वाक्य आपको दिए जाएंगे, तब ये चीज़ समझ में आने वाली है, अन्यथा थोड़ी सी हार्ड होती है। ही डिड, अब डिड के साथ में हम नोट को लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या हुआ, डिडंट नहीं है, डिंट इसका उच्चारण रहेगा, डिंट, डिडंट नहीं डिंट होगा, क्योंकि दोबारा जो ये डी आ रही है ये साइलेंट रह जाएगा। ये क्या हुआ, डी आई और एन और टी इतना ही उच्चारण रहेगा, बीच का जो डी है ये शांत हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। ही डिंट, उसके बाद में जैसे कि मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, शी डिंट फील इट even if it was derogatory, she didn't feel it, उसने इसे महसूस नहीं किया, even if it was डेरोगेटरी, भले ही यह डेरोगेटरी था। अब क्या हुआ कि दोनों ही वाक्य, अब यहाँ पर आपको पता चला कि ये पास्ट टेंस का है, क्योंकि डिड का यूज हुआ है ना, डिड का यूज हुआ है, तो यहाँ से आपको पास्ट का पता चला, यहाँ पास्ट हुआ है, पास्ट टेंस का यहाँ पता चल रहा है, यहाँ पास्ट टेंस का पता चला, तो यहाँ भी पास्ट टेंस का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ सेकंड फॉर्म आता है तो इधर वाले में वुड का प्रयोग हो सकता है, या वॉज का प्रयोग हो सकता है, वर का प्रयोग हो सकता है, वो तो सब्जेक्ट के अनुसार, एकवचन बहुवचन के अनुसार वो हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट के ही होने चाहिए या फ्यूचर के होने चाहिए, ठीक है। फ्यूचर का नेगेटिव हो सकता है, जैसे विल नॉट का वॉन्ट होता है वैसे, ठीक है, और विल नॉट का वॉन्ट बनता है, ये वुड नॉट नहीं होता, वुड नॉट अलग चीज़ है, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है, और वो इधर वाला पास्ट होगा तब वो वुड आएगा, अगर इधर वाला पास्ट नहीं है तो उधर वुड नहीं आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस जैसे कि मान लीजिए, अब अगर मान लीजिए मैं पहले लिख दूं इसको, इवन इफ को, जैसे कि इवन इफ को मैं पहले लिख रहा हूं, अगर मैं इसको पहले लिख दूं जैसे इवन इफ सी हैड टाइम, भले ही उसके पास समय हो, भले ही उसके पास समय थी या समय था। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ हमें कोमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इवन इफ मैंने अब की बार पहले लिखा है, इसलिए यहाँ अब कोमा लेकर के उसके बाद सी लगाएंगे। सी वुड नॉट डू इट, इवन सी हैड टाइम, भले ही उसके पास समय हो, चाहे उसके पास समय हो, सी वुड नॉट डू इट, वह इसे नहीं करेगी, वह इस काम को नहीं करेगी, भले ही उसके पास समय हो, चाहे उसके पास समय हो, चाहे उसके पास वक्त हो। इवन इफ सी हैड टाइम, चाहे उसके पास वक्त था, सी वुड नॉट डू इट, तो भी उसने इसे नहीं किया, अर्थात वह ऐसा यह काम नहीं करेगी, ऐसा वो नहीं करेगी। देखिए अब अगला, यहाँ क्या हुआ कि हैड आया था, ये पास्ट का इंडेफिनेट है, आगे समझ में, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ये। अब क्या हुआ कि सेकंड फॉर्म है ये, क्योंकि हैज हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, और उसके बाद में अगर ये पास्ट पार्टिसिपल होता, थर्ड फॉर्म होता, तो इसके बाद में थर्ड फॉर्म भी होता ना,
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है यहाँ, तब तो ये पास्ट परफेक्ट माना जाता है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट के रूप में है विषय में। अब यहाँ पास्ट का आ गया तो यहाँ वुड लग गया, ये साफ है, क्लियर है ये। अब देखिए इसके बाद में अगला सेंटेंस मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब अगर मान लीजिए मैं यहाँ आई लिखता हूँ, अब इधर से अपॉस्ट्रोफी डाल करके आई सेल या आई विल पूरा नहीं लिख करके डबल एल लिख दिया, तो इसका उच्चारण क्या रहेगा? आइल। क्या होगा? आइल। आइल कैरी ऑन, मैं जारी रखूंगा। क्या जारी रखूंगा? प्लेइंग, खेलना। आइल कैरी ऑन प्लेइंग, मैं खेलना जारी रखूंगा, अर्थात मैं खेलता रहूंगा। इवन इफ चाहे आई गेट इंजर्ड, चाहे मैं घायल हो जाऊं। गेट मीनिंग होना, इंजर्ड मीनिंग घायल। ये क्या है? थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये थर्ड फॉर्म के रूप में ये विशेषण होता है। कभी कभी विशेषण जो है थर्ड फॉर्म के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वो थर्ड फॉर्म होता नहीं है, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आया है। ये तो है ही है, लेकिन होना क्या होना? इंजर्ड मीनिंग घायल। तो ये क्या है? विशेषता बताने वाली बात है कि घायल कौन है? आई है, तो ये इंजर्ड है, घायल होना। ठीक है, तो आई विल कैरी ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहूंगा, मैं खेलना जारी रखूंगा। इवन इफ आई गेट इंजर्ड, भले ही मैं घायल हो जाऊं, भले ही मैं घायल हो जाऊं या जख्मी हो जाऊं। तो देखिए इसके बाद वाला सेंटेंस। इसके बाद में मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा फिर से ये पहले लिख दूं, इवन इफ। अकेला इवन का अलग अर्थ होता है। अकेला अगर इवन आता है तो इसके अलग अलग जो है वाक्य के अंदर अलग अलग स्थानों में इसका प्रयोग होता है। काफ़ी जगह इसका अलग अलग टाइप में इसका प्रयोग होता है और उसी तरीके से उसका अर्थ रहता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसका अकेले का अर्थ होता है वो भी होता है। इवन का मतलब भी होता है, लेकिन इसका अकेले के साथ में अब अलग अलग स्थान पर इसका अलग अलग अर्थ बदल जाता है। अब इसके साथ में इफ लग गया तो दोनों एक साथ आए हैं कंजक्शन के रूप में, तो इसका अर्थ है भले ही या चाहे, ये मतलब है इसका। Even if he polishes his shoes, भले ही वह अपने जूतों को चमका ले, चाहे वह अपने जूतों को चमका ले, क्योंकि पॉलिश का मतलब चमकाना होता है और पॉलिशेज ईएस लगा है, इसलिए कि एसएच था अंत में एसएच होता है तो ईएस जुड़ता है वर्ब के अंत में, और वो भी तब जुड़ता है ना जब सब्जेक्ट ही सी इट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। इवन इफ ही पॉलिशेज हिज शूज, चाहे वह अपने जूतों के पॉलिश कर ले, चाहे वह अपने जूतों को चमका ले। इट, अब क्या हुआ? यहाँ कोमा लगाना है। इट स्टिल का मतलब फिर से भी होता है। इट स्टिल वॉन्ट यानी विल नॉट, वॉन्ट लुक न्यू। इवन इफ ही पॉलिशेज हिज शूज, भले ही वह अपने जूतों को चमका ले। इट स्टिल, फिर भी, इट स्टिल वॉन्ट लुक न्यू, फिर भी यह नया नहीं दिखेगा। भले ही वह अपने जूतों को चमका ले, फिर भी वह नया नहीं दिखेगा। तो ये हुआ। अब देखिए इसके बाद में तो अगला जो सेंटेंस है वो है इवन इफ, इसको हम पहले डाल रहे हैं। इवन इफ आई हैड, अगर मान लीजिए मैं ये हैड लिख दूं, इवन इफ आई हैड द मनी, भले ही मेरे पास पैसे हो। इवन इफ आई हैड द मनी, भले ही मेरे पास पैसे हो। अब ये कोमा लगाना है क्योंकि ये कौन सा है? ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। क्या पहचान है? इसके आगे कंजक्शन लगा है इवन इफ का, ठीक है, क्लाउज है ये। तो इवन इफ आई हैड द मनी, चाहे मेरे पास पैसे हो। आई वुडंट, ये वुड है, ये नॉट है, वुडंट संक्षिप्त है इसका। आई वुडंट लिव इन ए बिग हाउस। अब ये क्या लिखा है इसमें लिखा है कि इवन इफ, भले ही, आई हैड द मनी, मेरे पास पैसे हो, भले ही मेरे पास पैसे हो,
आई वुडंट लिव इन ए बिग हाउस, तो भी मैं बड़े घर में नहीं रहूँगा, फिर भी मैं किसी बड़े मकान में नहीं रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये वीडियो का जो इवन इफ से बना हुआ जो भी जितने भी क्लाउज थे वो क्लाउज आपको समझ में आ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे वाक्य पसंद आए हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ़ यू आर new to this channel, consider subscribing. This motivates me to create more didactic video for you. Thank you for watching this video.